हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 नवंबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट इज 76th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 26 नवंबर को क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन का एडॉप्शन का दिवस होता है। 76 एनिवर्सरी हम लोग इस साल मना रहे हैं। इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट के अंदर आएगा। एंड द सेकंड इज हाईली गुब्बी इरप्शन। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हाईली हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इनको आप ध्यान से देखिए। जो भी कीवर्ड्स आप सीखते हो वो कीवर्ड्स के लिए नोट्स बनाओ, वो कीवर्ड्स को कमेंट सेक्शन में भी आप मेंशन करो। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। द 76th एनिवर्सरी ऑफ द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किए हुए कितने साल हो गए? 76 एनिवर्सरी हम लोग ऑलरेडी इसका मना रहे हैं। उसके बारे में देखते हैं न्यूज में क्यों है ये वो। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि नवंबर 26 को हम लोग कमेमोरेट कर रहे हैं। 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था। द सेलिब्रेशन दिस ईयर टू बी हेल्ड एट संविधान सदन। संविधान सदन में इसका सेलिब्रेशन हो रहा था। फोकस ऑन रीअफॉर्मिंग डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस एंड लॉन्चिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन रीजनल लैंग्वेजेस। तो रीजनल लैंग्वेजेस में कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनको लॉन्च किया। 9 लैंग्वेज में अभी लॉन्च किया गया है, सारे लैंग्वेज में लॉन्च नहीं किया गया है। अच्छी बात यह है कि असमीज, बोरो, ये दोनों लैंग्वेज आप देख रहे हो जहाँ पे इसको लॉन्च कर दिया गया है। कश्मीरी में लॉन्च किया गया है, मलयालम में, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी एंड तेलुगु। तो असम में कॉमनली बोले जाने वाली लैंग्वेज असमीज है, फिर बोडो भी है, फिर नेपाली कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं तो नेपाली भी है। इसके लिहाजे से हम इसको काफी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। अगले साल एपीएससी प्रीलिम्स में ये 9 लैंग्वेजेस आपको याद रहने चाहिए। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको लिए आ सकता है। अब यहाँ लिख रहा है बोरो फर्स्ट टाइम एडिशन, मतलब इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन बोरो में अवेलेबल ही नहीं था, ना तो कश्मीरी में अवेलेबल था। असमीज, मलयालम, मराठी में ट्रांसलेशन अवेलेबल थे, बट ये डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ट्रांसलेटेड वर्जन निकाल रही है। इसका मतलब ये ज्यादा ऑथेंटिक होगा। अब आप कॉन्स्टिट्यूशन को असमीज लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो, बोरो लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। सिग्निफिकेंस ऑफ द डे, ये डे को हम क्यों कमेमोरेट करते हैं? तो नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको ये काम मिला था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उसने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजन होंगे उनको डिबेट करने का, डिस्कस करने का, तो ये सब कर लिया गया। लेकिन 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं क्योंकि 1950 26 जनवरी ही दिन था 1930 में, जब हमने पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन लिया था। तो हम चाहते थे कि वापस से हम 26 जनवरी को ही चुने। तो भले ही नवंबर 26 को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के कंप्लीट कर लिया था, उसको 100% लागू करने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए हम लोगों ने 2 महीने का और टाइम लिया। Origin of observance: the government of India declared November 26 as Constitution Day in 2015 to mark the 125th birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया था नवंबर 26 एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे 2015 में, सो दैट की बर्थ एनिवर्सरी मार्क की जा सके डॉक्टर अंबेडकर की। प्रीवियसली इसको लॉ डे के नाम से ऑब्जर्व किया जाता था। फिर इसको हम लोग सीधे सीधे किसके नाम से ऑब्जर्व करने लगे? ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से ऑब्जर्व करने लगे। 2025 में ये 9 लैंग्वेज में इसको रिलीज कर दिया गया। 9 लैंग्वेज आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत मोटा बुक है। अब ये बुक में अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग पावर्स फंक्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए लिखने के लिए अलग अलग कमिटीज बनी थी। टोटल उस समय में 299 मेंबर की कमेटी थी। पार्टीशन के बाद में, जब इंडिया का पार्टीशन अनाउंस हो गया उसके बाद, दो इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। ये सब डायरेक्टली आप पॉलिटी क्लासेस में पढ़ते हो, आशीर्वाद सर आपको पढ़ाते हैं। इट वाज अ माइक्रोकॉज्म ऑफ इंडिया। माइक्रोकॉज्म मतलब मिनी इंडिया का फॉर्म आप इसको मान सकते हो। इंडिया के हर कोने से, हर कास्ट, क्रीड, रिलीजन को रिफ्लेक्ट करने वाला लोग जो थे, इंटेलिजेंट लोग यहाँ पे भरे हुए थे, डाइवर्स रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर्स के। डेलिब्रेटिव प्रोसेस था, बातचीत, टॉक करने का प्रोसेस था। ऐसा नहीं था कि किसी ने कॉन्स्टिट्यूशन जो लिख दिया वही लिख दिया। बहुत सारे डिबेट्स हुए, बहुत सारे डिस्कशन हुए। 2 साल से ऊपर का टाइम लगा। 2 साल में 1600 मीटिंग्स हुए। 1600
मतलब एक साल में ऑलमोस्ट 800, एक साल में दिन कितने होते हैं 365। तो अगर 365 तो ऑलमोस्ट एक दिन में 2 से भी ज़्यादा मीटिंग्स हुई, ठीक है? तो 2 से भी ज़्यादा अगर मीटिंग्स हो रही है तो ऑलमोस्ट हर दिन काम हो रहा है। 2 भी से भी ज़्यादा मीटिंग्स हो रही हैं, डिबेट हो रहे हैं, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा टास्क विथ यूनिफाइंग ओवर 500 प्रिंसली स्टेट्स को भी यूनियन में डाल दिया गया। डिलिबरेटिव प्रोसेस जो कंटिन्यू चल रहा था, अलग-अलग कमिटीज़ बनी थी, कमिटीज़ के नाम आप पढ़ते ही हो। कमिटी ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। ठीक है, ये बहुत सारी कमिटी है जो आप ऑलरेडी यहाँ पे सीधे-सीधे पढ़ते हो। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं की विजनरीज एंड देयर रोल। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। द आर्किटेक्ट हु इंश्योर्ड द डॉक्यूमेंट फोकस्ड ऑन सोशल जस्टिस एंड लीगल क्लैरिटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर लिखना था। जवाहरलाल नेहरू का फोकस कहाँ पे था? सेकुलरिज्म पे था, सोशलिज्म पे था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहाँ पे था? नेशनल इंटीग्रेशन पे था कि पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ के रखना है। के एम मुंशी साहब का कहाँ पे था? फंडामेंटल राइट्स पे था। डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एजेस। तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन के फैक्ट्स हैं, मैं यहाँ पे सारा डिस्कस ऑलरेडी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में आप डिटेल में पढ़ते ही हो। इंडिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये, इंडिया मतलब वर्ल्ड का। हैंड क्राफ्टेड है, ठीक है, बहुत प्रिंटेड नहीं किया गया था, टाइप सेट भी नहीं लिखा गया था, कैलीग्राफ्ट था। कैलीग्राफ्ट मतलब हाथ से लिखा हुआ था, हैंडक्राफ्टेड है। इंग्लिश वर्जन था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा साहब ने इसको इटैलिक स्टाइल में लिखा था, खुद की हैंडराइटिंग में। हिंदी वर्जन रिटन बाय बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी वर्जन लिखा। एवरी पेज वाज डेकोरेटेड बाय आर्टिस्ट फ्रॉम शांति निकेतन लेड बाय नंदलाल बोस। शांति निकेतन के आर्टिस्ट जिसको नंदलाल बोस ने लीड किया, उन्होंने पेज को डेकोरेट किया, है ना। साइड साइड में ये फूल पत्ती ये सब डेकोरेशन जो तो देख रहे हो। बेहोर राम मनोहर सिन्हा डिजाइन द इंट्रिकेट प्रियम्बल बॉर्डर डिजाइन किया राम मनोहर सिन्हा साहब ने। इलस्ट्रेशन डिपिक्ट इंडियाज हिस्ट्री रेंजिंग फ्रॉम मोहनजोदड़ो एंड वैदिक गुरुकुल्स टू द फ्रीडम स्ट्रगल। बहुत सारे इलस्ट्रेशन है जिसमें आपको मोहनजोदड़ो का हिस्ट्री दिखेगा, गुरुकुल्स दिखेगा, फ्रीडम स्ट्रगल्स दिखेगा। एग्जैक्ट टाइमलाइन कितना लगा? 2 years 11 months। 2 years 11 months मतलब ऑलमोस्ट 3 years के आसपास का टाइमलाइन यहाँ पे लगा। अभी अब बुल साहब देखो मोहनजोदड़ो के टाइम के हैं। लॉर्ड रामा आप देख सकते हो, ठीक है। लॉर्ड रामा की फोटो आप देख सकते हो, लॉर्ड बुद्धा की फोटो आप देख सकते हो, यहाँ पे अर्जुन और कृष्णा देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगी, अकबर का कोट भी मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के कहीं फोटो बना हुआ, शिवाजी भी मिलेंगे, गुरु गोविंद सिंह भी मिलेंगे, झांसी रानी भी मिलेंगे, नेताजी भी वहां पे अदर सेंस में मिलेंगे। तो ये पूरा इलस्ट्रेशन 22 इलस्ट्रेशन किया गया है, 22, जिसमें एक इलस्ट्रेशन में बुल सील ऑफ मोहनजोदड़ो भी है। फंडामेंटल राइट्स में लॉर्ड ड्रामा को दिखाया गया है, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल को। डीपीएसपी में महाभारत में अर्जुन एंड कृष्ण को दिखाया गया है, ठीक है। तो ऐसे करके अलग अलग पार्ट में अलग अलग फोटो इलस्ट्रेशन के रूप में दिए हुए हैं। व्हाट इज द चैलेंजेस, ठीक है। मोरल कंपस, प्रोज एंड चैलेंजेस हम लोग पढ़ते हैं, प्रोज एंड कॉन्स। मोरल कंपस, कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक लीगल रूल बुक नहीं माना जाता है, बट अ व्हीकल फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता है कि सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन किससे होगा? कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। आपको देखो अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 से हटाया गया तो सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? आर्टिकल 18 से जो टाइटल्स थे उसका एवोल्यूशन हुआ, सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? सेकुलरिज्म, अगर सेकुलर राइट्स दिए जा रहे हैं आर्टिकल 25 से 26 से, तो क्या हुआ फिर? ये सोसाइटी जो है ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन की तरह इसको देखा जाता है। सिंथेसिस, it successfully harmonized indigenous values with global best practices। इंडिजिनस वैल्यूज को ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ हार्मोनाइज करती है। लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग मतलब कि जिंदा डॉक्यूमेंट है, इसको बार बार आप जो भी चेंजेस चाहिए टाइम टू टाइम आप चेंजेस कर सकते हो, वो लिविंग डॉक्यूमेंट में ही कर सकते हो। क्रिटिसिज्म क्या है? रिप्रेजेंटेशन। कुछ लोग बोलते हैं कि उस टाइम पे इलेक्शंस नहीं हुआ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं हुआ, और जो लोग चुने गए थे वो एक तरह से डायरेक्ट मैंडेट नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन गैप, while the text envisions equality, the journey to realize this fully
फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन, मार्जिनलाइज मतलब पीछे पीछे जो सेक्शन रह गया उसके लिए ऑनगोइंग है। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी 9 लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया जाना बहुत ही अच्छी बात थी रही। वैल्यूज को रीअफर्म किया जाए, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है हमको रीअफर्म करें, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को एडहियर करें। Spirit of dialogue to solve modern legislative deadlock, the current political class should emulate the constructive debate style of the Constituent Assembly. The highly Gubbi eruption, हाईली गुब्बी eruption क्या है, ठीक है। हाईली गुब्बी एक प्लेस है, वोल्केनो है जहां पे इरप्ट हुआ इथोपिया में। वोल्केनो इरप्ट्स इन इथोपिया आफ्टर 10,000 years, स्मोक रीचेज इंडिया। इसका स्मोक इंडिया पहुंच गया। इसका स्मोक इंडिया में ऐसे पहुंच गया कि दिल्ली वगैरह में फ्लाइट्स भी डिस्टर्ब होने लग गए। सोचो इतना दूर तक स्मोक गया है इसका, है ना। हाईली गुब्बी का, हाईली गुब्बी अ शील्ड वोल्केनो लोकेटेड इन इथोपियाज रिमोट अफार रीजन। रीजन का नाम ही है अफार, ठीक है, और रिमोट मतलब दूर है। रिसेंटली इरप्टेड आफ्टर रिमेनिंग डोरमेंट फॉर ओवर 12,000 ईयर्स। 12,000 ईयर तक डोरमेंट था, मतलब हम लोगों ने, जो अभी करंट जनरेशन है या जो भी मोहनजोदाड़ो और उसके पहले की जनरेशंस भी होंगी, नियोलिथिक एज में तो एक तरह से आप मान सकते हो कि इसको देखा ही नहीं गया। द इवेंट वाज अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोसिव, बहुत एक्सप्लोसिव था, सेंडिंग मैसिव एश प्लम्स अक्रॉस द इंडियन ओशन। बहुत सारा ऐश, ऐश मतलब राख, इंडियन ओशन में गया। एंड डिसरप्टिंग क्रिटिकल एविएशन रूट्स इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में क्रिटिकल एविएशन रूट को डिस्टर्ब कर दिया। अब ये देखो, ये अफ्रीका है, पूरा अफ्रीकन प्लेट है, अफ्रीकन कंटिनेंट है। अफ्रीका में ये जो है ये फॉल्ट लाइन है रिफ्ट, जहाँ पे रिफ्ट मतलब दरार क्रिएट हो रही है। इधर वाली जो प्लेट बनेगी वो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ईस्ट अफ्रीकन। इधर वाला जो है अफ्रीकन प्लेट जिसको नूबियन प्लेट भी बोलते हैं, ये रहा अरेबियन प्लेट। तो यहाँ पे तीनों के बीच में ट्राइजंक्शन के पास में ये जो लोकेशन है जिसको बोलते हैं अफार डिप्रेशन, अफार डिप्रेशन। नूबियन प्लेट मतलब अफ्रीकन प्लेट, सोमाली प्लेट जो ये प्लेट है इसको सोमाली प्लेट बोलते हैं, और अरेबियन प्लेट के ट्राई जंक्शन पे ये चीज लोकेटेड है। पर यहाँ पे ये मेन अफ्रीका प्लेट में दरार आ रहा है, दरार आएगा तो ये सोमाली प्लेट जो होगा वो क्या होगा, अलग होते जाएगा और अफ्रीकन प्लेट से धीरे धीरे हजारों साल बाद यहाँ पे, या हजारों क्या लाखों मिलियंस ऑफ ईयर बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओशन बन जाएगा बीच में, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट क्या है, यहाँ डाइवर्जेंट बाउंड्री है, डाइवर्जेंट होता है तो रिफ्ट बोलते हैं, दरार। द क्रस्ट हियर इज एक्सट्रीमली थिन, क्रस्ट पतला है, अलाउइंग मैग्मा टू राइज इजिली। तो नीचे से मैग्मा जो है, गर्म मैग्मा ऊपर राइज कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये वोल्केनो दिख रहा है। शील्ड वोल्केनो का पैराडॉक्स क्या है, शील्ड वोल्केनो हवाई में क्या है, बैलिस्टिक मैग्मा निकालता है। दे इरप्ट जेंटली विथ लावा फ्लो, जो लावा के साथ बहुत धीरे धीरे निकलता है, ब्लास्ट ऐसे नहीं करता है। हाईली गोबी में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन इसलिए हुआ क्योंकि बहुत हजारों सालों से डोरमेंट पड़ा हुआ था, डोरमेंट पड़ा हुआ था तो नीचे क्या था, सिलिका रिच मैग्मा था, सिलिका जो ऊपर टॉप आने के लिए बरकरार था। बहुत सारी गैसेस थी, जब गैसेस अंदर बहुत जमा हो जाती है तो गैसेस की वजह से एक्सप्लोजन फटाक से होता है। गैसेस अगर नहीं होती है अंदर, है ना, तो फिर एक्सप्लोजन के चांसेस कम हो जाते हैं। सिलिका रिच मैग्मा इज थिक, सिलिका रिच मैग्मा क्या होता है, थिक होता है एंड ट्रैप्स गैसेस, ठीक है, तो गैसेस ट्रैप किया था। व्हेन द प्रेशर ब्रोक द सील इट कॉज्ड अ ब्लास्ट इंस्टेड ऑफ ए फ्लो, ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे देखा। गैसेस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेज आपको देखेंगी। किलुआ इज अ करंटली एक्टिव शील्ड वोल्केनो इन द हवाई। तो हवाई में भी शील्ड वोल्केनो है, और ये भी कैसा वोल्केनो था, एक शील्ड वोल्केनो था। शील्ड वोल्केनो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, नीचे से ऊपर निकलता हुआ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, शील्ड वोल्केनो। वोल्केनो को भी टाइप्स हैं जो वोल्केनिज्म में आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है। अब जियोलॉजिकल एविडेंस, द इरप्शन रीइंफोर्सेस द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। अफ्रीका में रिफ्ट हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को ये पूरा पूरा वोल्केनो इरप्शन जो है रीइंफोर्स करता है, ठीक है। ट्रांसनेशनल इम्पैक्ट, द इवेंट अंडरस्कोर्स द ट्रांसबाउंडरी नेचर ऑफ नेचुरल हैजार्ड्स। The fact that a volcanic eruption in Ethiopia disrupted aviation network as far away as Delhi highlights the necessity of real-time global data integration. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल सिनारियो जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाईली गुब्बी वोल्केनो, है ना, ये रहा लोकेशन हाईली गुब्बी वोल्केनो का, ये कंट्री, ठीक है। ऊपर है एरिट्रिया, इधर साइड है सोमालिया, यहाँ है जिबौती। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इथोपिया के अंदर।
ठीक है। इथोपिया की कैपिटल है आदिस अबाबा। ये बिल्कुल यहाँ एरिट्रिया के पास में, रेड सी से इसका दूरी ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा वोल्केनो का इरप्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है। ईस्ट अफ्रीकन रिस्ट सिस्टम क्या है? ईस्ट अफ्रीकन रिस्ट सिस्टम इज एन एक्टिव कंटिनेंटल रिफ्ट जोन in East Africa. It is a massive fracture in earth crust where the African continent is slowly splitting. अफ्रीका का कंटिनेंट स्लोली स्प्लिट हो रहा है। नूबियन प्लेट सोमालियन प्लेट में 6400 किलोमीटर तक ये जा रहा है। ठीक है। 10 मिलियन ईयर्स लगेगा जब ये पूरा अलग हो जाएगा और बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा? ओशन। अब ये रहे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सेलिब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर। डायरेक्टली ये 4 ऑप्शन है, इनको पॉज करिए, आंसर बताइए। सेकंड है हाईली गुब्बी के ऊपर, ये रहे 4 ऑप्शन, इनको पॉज करिए और आंसर बताइए। फिर ये ल्यूपेक्स के बारे में हमने कल पढ़ा था, ये रहा उसका आंसर। R21 मैट्रिक्स XM के बारे में कल पढ़ा था, ये रहा उसका आंसर। और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में कल पढ़ा था, ये रहे उसके आंसर्स। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा था न्यूली इंडक्टेड एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में, ये रहे उसके आंसर। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू एंड जय हिंद।